हेलो एवरीवन। रेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट की ओर बढ़ रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर की तरफ। इंग्लिश ग्रामर में हम सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स में सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? सेंटेंस को सीखेंगे, जिसका हिंदी अर्थ होता है वाक्य। क्या होता है? वाक्य। वाक्य सीखने से पहले हम जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हम जो सीखेंगे वो हम सीखेंगे व्हाट इज अल्फाबेट। फिर हम लोग उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग सीखेंगे व्हाट इज लेटर। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे वर्ड। उसके बाद हम सीखेंगे सेंटेंस। हम अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता तो हम स्टार्ट ए बी सी डी से करेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जहाँ तक कि आपकी क्लैरिटी कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाए ग्रामर के प्रति। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहला जो सवाल आएगा, व्हाट इज अल्फाबेट। व्हाट इज अल्फाबेट। तो अल्फाबेट क्या है? तो द अल्फाबेट इज अ सेट ऑफ लेटर्स यूज टू राइट अ लैंग्वेज। जब कोई हम भाषा लिखते हैं तो जो ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। इंग्लिश में जो अल्फाबेट है वो टोटल 26 लेटर्स हैं। कितने लेटर हैं? 26 लेटर हैं। यही 26 लेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। इसी के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। ये जो अल्फाबेट है ना, ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक कैपिटल लेटर बोल सकते हैं इसको, अगर लेटर में हम बताएं तो कैपिटल। अगर इंडिविजुअल बोला जाए तो इसे हम लेटर बोलेंगे, और पूरे समूह को बोला जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फाबेट बोलेंगे। कैपिटल जैसे ए बी सी डी सी कैपिटल, और स्मॉल में ऐसे लिखा जाता है ए बी सी डी। ये आप लोग बचपन में पढ़े ही होंगे, कोई टॉप चीज नहीं है। तो आपको ये बात समझ में आएगा कि अल्फाबेट क्या है। ये सेट ऑफ लेटर्स है जो हम लोग भाषा में लिखने के लिए यूज करते हैं। आगे चलते हैं। लेटर क्या है? लेटर इज अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट ए साउंड इन अ लैंग्वेज। या फिर आप इसे आसान भाषा में बोल सकते हैं, जैसे आपने अल्फाबेट सीखा। अल्फाबेट के स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग बोल सकते हैं लेटर। क्या बोलते हैं? लेटर। लेटर का हिंदी अर्थ क्या होता है? अक्षर होता है। क्या होता है? अक्षर होता है। जैसे ए एक अक्षर है, बी एक अक्षर है। तो हमने क्या सीखा था? 26 अल्फाबेट है, ए से लेके जेड तक। उसके सबसे स्मॉलेस्ट कुछ को भी पकड़ लीजिए, एक्स को पकड़ लीजिए, वाई को पकड़ लीजिए, सी को पकड़ लीजिए, डी को पकड़ लीजिए, सब क्या है? ये सब लेटर है। आगे चलते हैं। अगला है वर्ड। वर्ड। सबसे पहला सवाल आएगा कि वर्ड का हिंदी में अर्थ क्या होता है? तो वर्ड को हम लोग बोलते हैं शब्द। क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। तो हम सीखते हैं शब्द किसे बोलते हैं। ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज मीनिंग। मतलब क्या है? कंप्लीट मीनिंग है। अक्षरों का वो समूह जिससे पूरा पूरा मीनिंग निकल सके। जैसे एक समूह है सी ए टी। एक लेटर सी है, एक लेटर ए है, एक लेटर टी है। अगर इसको हम मिला दें, इससे क्या बना? कैट। कैट का हिंदी अर्थ क्या होता है? बिल्ली। दूसरा एग्जांपल है बुक। एक बी एक लेटर है, ओ एक लेटर है, ओ एक लेटर है, के। ये चार लेटरों का समूह बन गया बुक। इसका मतलब क्या होता है? किताब। तो अक्षरों का वो समूह जिससे पूरा पूरा मीनिंग बन जाए, कंप्लीट अर्थ निकल जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे। आपके दिमाग में ये भी सवाल उठेगा, क्या अगर हम अक्षरों का कोई ऐसा भी कॉम्बिनेशन मिला दें जिसका पूरा पूरा मीनिंग नहीं बने, तो क्या उसे शब्द बोलेंगे? नहीं, उसे हम लोग शब्द नहीं बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने एक्स मिला दिया, वाई मिला दिया, जेड मिला दिए, डी मिला दिया, तो ये चार वर्ड का समूह तो बना, लेकिन इससे हम लोग कंप्लीट मीनिंग नहीं बन पाया। जब हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं बनेगा तो हम इसे वर्ड या शब्द नहीं बोलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला है सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस का हिंदी अर्थ होता है वाक्य। तो सबसे पहला जो सवाल आपके दिमाग में आएगा ना, कि आखिर क्या वाक्य किसे बोलेंगे? वाक्य बोलने के लिए क्या होता है? ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट और आइडिया। कंप्लीट थॉट और आइडिया मतलब आप इसे ऐसे बोल सकते हैं कि ये
शब्दों का वैसा समूह जिससे कंप्लीट मीनिंग निकल जाए, कंप्लीट आइडिया निकल जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे, सॉरी, वाक्य बोलेंगे। तो वाक्य होने के लिए दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अगर हम किसी को हम सेंटेंस बोल रहे हैं, कंप्लीट मीनिंग निकल भी रहा है, तो उसके लिए हमारे पास दो कंडीशन है। एक तो उसे लॉजिकली सही होना चाहिए, ये आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा है, ये कौन सी वर्ड, कौन सा बला है भाई। और दूसरा क्या है? ग्रामेटिकल सही होना चाहिए, ग्रामेटिकल फॉर्म सही होना चाहिए। लॉजिकल का मतलब क्या है? कि हम कुछ ऐसा बोले जो लॉजिकल हो। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, कि जैसे मैं लिखा द डॉग इज बार्किंग, मतलब कुत्ता भूख रहा है, ये बात तो आपको समझ में आए। अगर यही बात हम ऐसे लिखे द कैट इज बार्किंग, द कैट इज बार्किंग, तो आपको ये बात समझ में आएगा कि कुत्ता तो भौंकता है, लेकिन बिल्ली क्या है? भौंकती नहीं है, ये म्याऊं म्याऊं करती है। तो क्या ये लॉजिकली सही नहीं है? जबकि ये ग्रामेटिकली सही है, जिसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, लेकिन फिर भी ये क्या है? सेंटेंस नहीं है। तो आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि सेंटेंस होने के लिए, वाक्य होने के लिए आपको दो कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। पहला कंडीशन है कि सेंटेंस को लॉजिकली सही होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? लॉजिकली, मतलब कि जो आप बहुत बात बोल रहे हो वो सही होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हो कि आदमी आकाश में उड़ता है, पक्षी उड़ता है। अगर आप हवाई जहाज को छोड़ दो, तो हवाई जहाज में आप बैठ के उड़ते हैं, आप नहीं उड़ते हैं, क्योंकि हवाई जहाज उड़ता है, पक्षी उड़ता है। लेकिन अगर आप बोले आदमी आकाश में उड़ता है, तो लॉजिकली ये बात सही है? नहीं सही है, तो इसे हम लोग सेंटेंस नहीं बोलेंगे। दूसरा क्या है कि ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। ग्रामेटिकली करेक्ट का मतलब होता है प्रॉपर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब। आगे हम इसको डिटेल्स बताएंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट किसे बोलेंगे, प्लुरल सब्जेक्ट किसे कहेंगे। ठीक है। दूसरा क्या? करेक्ट टेंस होना चाहिए। अगर कोई वाक्य लिख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, हम उसे पास्ट में नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर बात प्रेजेंट की हो रही है तो हम प्रेजेंट में ही लिखेंगे। हम टेंस का प्रॉपर यूज करेंगे, टाइम का प्रॉपर यूज करेंगे। ठीक है। प्रॉपर वर्ड ऑर्डर, नाउन से पहले क्या लिखना है? हमेशा नाउन ही नहीं लिख देना है, या जो नाउन की विशेषता बताए उस समय हमें एडजेक्टिव लिखना है। तो ये प्रॉपर वर्ड ऑर्डर लिखना है। करेक्ट पंचुएशन होना चाहिए। पंचुएशन का मतलब क्या है? कि फुल स्टॉप होना चाहिए, जहाँ पे फुल स्टॉप देना है फुल स्टॉप, जहाँ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन देना है मार्क ऑफ, जहाँ एक्सक्लेमेशन देना है एक्सक्लेमेशन देंगे। उम्मीद करते हैं आपको दो बात समझ में आई होगी कि ग्राम सेंटेंस उसे बोलेंगे। सेंटेंस बोलने के लिए दो बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिससे कंप्लीट मीनिंग हो। कंप्लीट मीनिंग होने के साथ साथ दो बातें होनी चाहिए, या तो उसे ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, और दूसरा क्या है? लॉजिकली सही होनी चाहिए। दो बात समझ में आए? उसे ग्रामेटिकली सही होना चाहिए और लॉजिकली सही होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको इन दो बात समझ आया होगा। आगे चलते हैं। अब चलते हैं, इस स्लाइड में हम सीखेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में, ये क्या है? अभी हमने सीखा कि सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं। तो सेंटेंस का दो पार्ट होता है, ऐसे समझेंगे। सेंटेंस का दो पार्ट होता है, एक को हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं और दूसरे को हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं। एक को हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, दूसरे को हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं पहला सेंटेंस कि टॉम वाज इन फेमस फॉर हिज बैड टेम्पर। तो ये क्या है? अक्षरों, सॉरी, शब्दों का वो समूह है, शब्दों का समूह है जिससे कंप्लीट मीनिंग बन रहा है कि टॉम इनफेमस है अपने बैड टेम्पर के लिए। तो जो इसका पहला पार्ट है टॉम, ये क्या है? सब्जेक्ट है। और जो दूसरा पार्ट है वाज इनफेमस फॉर, ये क्या है? प्रीडिकेट है। अब आपको ये दिमाग में सवाल उठना चाहिए कि हम टॉम को सब्जेक्ट क्यों बोले और बाकी वाज इनफेमस फॉर हिज बैड टेम्पर के लिए हम प्रेडिकेट क्यों बोले? तो सब्जेक्ट हम उसे बोलेंगे जिसके बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि सब्जेक्ट हम उसे बोलेंगे कि जिसके बारे में बात किया जा रहा है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं टॉम के बारे में, कि टॉम ही इनफेमस है किसके लिए? अपने बैड टेम्पर के बारे में लिए। और क्या बात हो रही है? क्योंकि वो बैड टेम्पर है, इनफेमस फॉर हिज बैड टेम्पर, तो जो बात हो रही है उसे हम लोग प्रेडिकेट बोलेंगे। टॉम, जो बात, जिसके बारे में बात हो रहा है उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे, और जो बात हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे?
प्रेडिकेट बोलेंगे। तो आपको उम्मीद करते हैं आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ में आएगा। सब्जेक्ट का मतलब वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और जो बात कर रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट बोलेंगे। या इसे आसान भाषा में ये समझिए कि सब्जेक्ट के बाद जो बचा हुआ है सब क्या है, प्रेडिकेट है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस है राम एंड श्याम वेर प्लेइंग क्रिकेट। तो राम एक सब्जेक्ट हुआ, शाम एक सब्जेक्ट हुआ, और एंड क्या हुआ, कंजक्शन हुआ। तो हम इसे सब्जेक्ट 1 लिख देते हैं, श्याम को हम सब्जेक्ट 2 लिख देते हैं, एंड क्या है, कंजक्शन है। अभी आपको ये बात समझ नहीं आ रहा हो कंजक्शन किसे कहते हैं, तो आपको आसान भाषा में अभी के लिए बस आप इतना जानिए, कंजक्शन का काम है जोड़ना। क्या करेगा ये, जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा भाई, ये जोड़ेगा सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ, सेंटेंस को सेंटेंस के साथ, फ्रेज को फ्रेज के साथ, मतलब अपने सेम जाति के साथ ये कनेक्ट करेगा, मतलब ये जोड़ेगा। तो राम एंड श्याम क्या हुआ, इसको जोड़ रहा है। तो जब हम जोड़ने का काम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। तो हम ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। जब सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 को क्या जोड़ा, कंजक्शन एंड जोड़ा, तो ये क्या हुआ, जुड़ गया। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड सब्जेक्ट बोलेंगे। तो राम एंड श्याम, अब वेयर प्लेइंग क्रिकेट क्या है, ये तो प्रेडिकेट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको कंपाउंड सब्जेक्ट समझ में आएगा। जब दो सब्जेक्ट को हम किसी कंजक्शन के साथ जोड़ देते हैं तो वह क्या कहलाएगा, कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगला एग्जाम्पल है, कोमल कोमल कुक्ड डिनर एंड वॉश द डिशेस। तो आप देख रहे हैं ये क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, कोमल के बारे में बात है। तो कोमल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या कर रही है वो, कुक्ड डिनर कर रही है, और वॉश द डिशेस कर रही है। तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पे एक प्रेडिकेट ये है, दूसरा प्रेडिकेट ये है। तो प्रेडिकेट 1 बोल सकते हैं इसको हम लोग, प्रेडिकेट 2 बोल सकते हैं। किससे जुड़ा हुआ है, कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। जब दो प्रेडिकेट को हम कंजक्शन से जोड़ेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, कंपाउंड कंपाउंड प्रेडिकेट। क्या बोलेंगे, कंपाउंड प्रेडिकेट बोलेंगे। अभी हमने सीखा सब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट किसे कहते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट किसे कहते हैं, और कंपाउंड प्रेडिकेट किसे कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लाउज किसे कहते हैं। हम 3 बात समझेंगे यहाँ पे। अभी कंफ्यूजन लोगों के मन में रहता है कि भैया सेंटेंस क्या है, क्लाउज क्या है, और फ्रेज क्या है। हम यहाँ पे आपको समझाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो तीनों है ना, तीनों में जब डिफिनेशन हम पढ़ते हैं ना तो वहां पे एक चीज आता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो पहला हम सेंटेंस में क्या पढ़े थे, सेंटेंस में हम ये पढ़े थे, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। इसके लिए 2 कंडीशन मैंने बताया था कि ये ग्रामेटिकली फॉर्म में सही होना चाहिए और लॉजिकली सही होना चाहिए। ठीक है। क्लाउज का क्या है, क्लाउज का है, ए क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स सब्जेक्ट और अ verb। इसमें सब्जेक्ट और verb होगा। इट मे और मे नॉट एक्सप्रेस ए कंप्लीट मीनिंग। कभी ये कंप्लीट मीनिंग दे सकता है, कभी ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता है। अभी हम एग्जाम्पल पे बात करेंगे, ठीक है, परेशान होने की बात नहीं है। अगला क्या है, फ्रेज क्या है, ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट कंटेन सब्जेक्ट और verb। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका अपना कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है। अब तीनों लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप इसे समझिए कि सेंटेंस वो है जिसका कंप्लीट मीनिंग है, फ्रेज वो है जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है, क्लाउज है कभी कभी कंप्लीट मीनिंग भी हो सकता है, कभी कभी कंप्लीट मीनिंग भी नहीं हो सकता। वो कैसे हम बताएंगे। उम्मीद करते हैं आपको सेंटेंस, क्लाउज और फ्रेज का डिफरेंस समझ आया होगा। चलिए अब क्लाउज को हम समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे सी इज अ डांसिंग, सी इज ए डांसिंग, सी इज डांसिंग का मतलब क्या होता है, वो नाच रही है, वो नाच रही है, ये कंप्लीट मीनिंग है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि वो नाच रही है, ये कंप्लीट मीनिंग है। ठीक है, इसमें एक सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। ठीक है, इसमें क्या है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है और ये वर्ब भी है। तो ये क्या है, क्लाउज तो कहलाएगा, लेकिन इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है। इसका कंप्लीट मीनिंग व्हेन आई रीच्ड होम, ये कंप्लीट मीनिंग, लेकिन ये क्या है, क्लाउज है, जबकि ये सेंटेंस नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रेज में मैंने आपको क्या बताया था कि फ्रेज का अपना कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द बिग रेड बैलून, रन वेरी फास्ट, ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ये क्या है, नाउन फ्रेज है,
यह है पार्टिसिपल फ्रेज है। हम आगे आपको फ्रेज के बारे में पूरे डिटेल्स में बताएंगे, फ्रेज के कितने भी टाइप्स हैं उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम क्लाउज के जो टाइप्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ क्लाउज। टाइप्स ऑफ क्लाउज आर डिवाइडेड इनटू टू मेन क्लासेस। एक को हम लोग बोलते हैं, अगर क्लाउज को हम देखा जाए तो हम दो भागों में बांटते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लाउज, एक को बोलते हैं डिपेंडेंट क्लाउज, इसी को हम सबऑर्डिनेट क्लाउज भी बोलते हैं। इंडिपेंडेंट क्लाउज को हम लोग मेन क्लाउज भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आप स्टूडेंट हैं, हम मान के चलते हैं कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपका पॉकेट खर्चा आपके पापा या मम्मी आपकी फैमिली देती है, तो आपका पॉकेट खर्चा पे किस पे डिपेंड होगा? मम्मी पापा पे डिपेंड हो। तो आप क्या है, किसी पे डिपेंड हो, किसी भी चीज के लिए खर्च के लिए आप किस पे डिपेंड हो, तो आप समझ लो कि आप जो हो वो डिपेंडेंट क्लाउज हो। वैसे ही सेंटेंस में अगर कोई सेंटेंस किसी और पे डिपेंड रहेगा, किसी और पे डिपेंड रहेगा, किसी और वाक पे डिपेंड रहेगा, उसे हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट क्लाउज। और जो ऐसा सेंटेंस जो ऑटोमेटिक इंडिपेंडेंट रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट क्लाउज बोलेंगे। जैसे अगर मान लो आप कमाते हो तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद कमा रहे हो तो आपको पॉकेट खर्चा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप कैसा हो, आप इंडिपेंडेंट क्लाउज हो। उसी प्रकार सेंटेंस में जो सेंटेंस अपना मीनिंग खुद कंप्लीट मीनिंग दे दे उसे हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लाउज। ठीक है, जैसे सी इज अ रीडिंग ए बुक, मतलब वो एक बुक पढ़ रही है। आई वेंट टू स्कूल, मतलब इसका मतलब ये है कि इसका पूरा पूरा मीनिंग निकल रहा है, किसी की जरूरत नहीं है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट क्लाउज। चलिए आगे चलते हैं। डिपेंडेंट क्लाउज, इसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लाउज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लाउज भी हम इसे कहते हैं, समझे। ये अकेला नहीं रहता है, ये किसी ना किसी मेन क्लाउज पे डिपेंड करता है, जो हम इंडिपेंडेंट क्लाउज पढ़ के आए हैं। जैसे एग्जांपल पे हम बात करते हैं, आई स्टे होम बिकॉज आई वॉज टायर्ड, मैं क्योंकि मैं थका हुआ था इसलिए मैं घर पे रुका। ठीक है, ही वी कैंसिल द पिकनिक इफ इट रेन्स, मतलब बिकॉज आई वॉज टायर्ड किस पे डिपेंड है, आई स्टेड होम पे डिपेंड है। वी विल कैंसिल द पिकनिक किस पे डिपेंड कर रहा है, इफ इट रेन्स किस पे डिपेंड कर रहा है, वी विल कैंसिल द पिकनिक पर, ये मेन क्लाउज पे डिपेंड कर रहा है। जैसे अभी एग्जांपल जैसे समझ लीजिए, आई स्टेड होम, ये तो क्या है, मेन क्लाउज है जिसको हम लोग इंडिपेंडेंट क्लाउज, अगर ये तो इंडिपेंडेंट क्लाउज है। दूसरा क्या है, बिकॉज आई वॉज टायर्ड, बिकॉज आई वॉज टायर्ड, आई वॉज टायर्ड, तो ये क्या है, डिपेंडेंट क्लाउज है। अगर अगर आप ऐसे समझे, आई स्टेड होम मतलब मैं घर में स्टे किया, तो ये तो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, लेकिन डिपेंड बिकॉज आई वॉज टायर्ड ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। अगर आप इसे मेन क्लाउज के साथ नहीं जोड़ते हो तो इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं होती है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट क्लाउज बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इंडिपेंडेंट क्लाउज और डिपेंडेंट क्लाउज समझ आया होगा। आगे चलते हैं। डिपेंडेंट क्लाउज भी तीन प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग नाउन क्लाउज, एक को बोलते हैं हम लोग एडजेक्टिव क्लाउज, एक को बोलते हैं हम एडवर्ब क्लाउज। एडजेक्टिव क्लाउज को भी एक और नाम है जिसको हम लोग रिलेटिव क्लाउज बोलते हैं, आगे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। रिलेटिव क्लाउज को भी हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, डिफाइनिंग क्लाउज, डिफाइनिंग क्लाउज और नॉन डिफाइनिंग क्लाउज। आगे हम इसे डिटेल्स में चर्चा करेंगे, इसे हम लोग डिफाइनिंग क्लाउज और नॉन डिफाइनिंग क्लाउज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं नाउन क्लाउज से। क्या नाउन क्लाउज है, नाउन क्लॉज वर्क एज ए नाउन इन अ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस में नाउन की तरह काम करेगा। ठीक है, ये या तो सब्जेक्ट हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, या तो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। फिर से समझिए, ये नाउन की तरह काम करेगा, या तो ये सब्जेक्ट हो सकता है, या तो ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, या तो ये कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। चलिए पहले एग्जांपल समझते हैं। व्हाट यू सेड, व्हाट यू व्हाट यू सेड सरप्राइज एवरीवन, आपने जो कहा उससे सभी लोग सरप्राइज है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि ये जो है ये किसके तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ये क्या है, नाउन क्लाउज है। व्हाट यू सेड क्या है,
नाउन क्लाउज है। आई डोंट नो व्हाट ही वांट्स। व्हाट ही वांट्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। व्हाट ही वांट्स ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? नाउन क्लाउज है। क्या है? नाउन क्लाउज है। द प्रॉब्लम इज दैट ही इज लेट। ही इज लेट क्या है? दैट ही इज लेट क्या है? ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है? नाउन क्लाउज है। आपके मन में एक सवाल उठेगा कि भैया कॉम्प्लीमेंट क्या चीज है? तो कॉम्प्लीमेंट के बारे में एक चीज समझ लीजिए। एक कॉम्प्लीमेंट एक कॉम्प्लीमेंट गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया? यहां तक ये बात आपको समझ में आया होगा कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है नाउन और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आया कि नाउन क्लॉज किसे बोलेंगे। या नाउन क्लॉज समझने के लिए आप एक ऐसा समझ सकते हैं कि अगर नाउन क्लॉज को आप रिप्लेस कर दीजिए इट के साथ या समवन के साथ और या समथिंग के साथ। नाउन क्लॉज पकड़ने का मैं तरीका बता रहा हूँ कि आप कैसे नाउन क्लॉज पकड़ेंगे। अगर इट से या समवन से या समथिंग से करेंगे और मीनिंग निकल रहा है, इसका मतलब वो क्या है? नाउन क्लाउज है। चलिए आगे चलते हैं। एडजेक्टिव क्लाउज, जिसको हम लोग रिलेटिव क्लाउज कहते हैं, ये क्या करता है? नाउन और प्रनाउन को क्या करता है? इसका विशेषता बताता है। नाउन और प्रनाउन का विशेषता बताता है। चलिए, द मैन हु इज वियरिंग अ हैट इज माई अंकल। किसके बारे में बात हो रही है? द मैन हु इज वेयरिंग हैट, ये क्या है? ये एक रिलेटिव क्लाउज है। अभी हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। रिलेटिव क्लाउज है। किसके बारे में बात हो रहा है? कौन हैट पहना हुआ है? द मैन इज माई अंकल। जो हैट पहना हुआ है जो आदमी, वो मेरे अंकल है। तो किनकी विशेषता बता रहे हैं? द मैन, एंटीसीडेंट की। ठीक है, जो एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लाउज होता है वो ना दो प्रकार का होता है। यहाँ से समझिए, इसको हम डिटेल्स में कवर करते हैं आपको रिलेटिव क्लाउज के बारे में। रिलेटिव क्लाउज दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं डिफाइनिंग, एक को बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग। डिफाइनिंग को हम लोग रिस्ट्रिक्टिव बोलते हैं, रिस्ट्रिक्टिव क्लाउज, और नॉन डिफाइनिंग को हम लोग बोलते हैं नॉन रिस्ट्रिक्टिव। हम इसे पहचान कैसे पाएंगे कि ये डिफाइनिंग है, ये नॉन डिफाइनिंग है? तो आपके लिए सबसे आसान तरीका बताता हूँ कि अगर कोई सेंटेंस में, जैसे अभी मैंने सेंटेंस देख रहे, द गर्ल हु वॉन द प्राइज इज माई सिस्टर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हु वॉन द प्राइज, हु वॉन द प्राइज, इसमें कॉमा का यूज नहीं होगा। जो रिलेटिव क्लाउज है उसमें कॉमा का यूज नहीं होगा। ये क्या करता है? ये सेंटेंस आपकी आइडेंटिटी को बताता है। किसको बताता है? आइडेंटिटी को। आइडेंटिटी को। द गर्ल हु वॉन द प्राइज, मतलब जो लड़की प्राइज जीती है वो मेरी क्या है? बहन है। वो मेरी बहन है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं नॉन डिफाइनिंग का। माई सिस्टर हु वॉन द प्राइज इज वेरी हैप्पी। अब देखिए, अगर हु वॉन द प्राइज, यहाँ पे भी आप कॉमा देख रहे हो, यहाँ पे भी कॉमा देख रहे हो, अगर आप देख लो कॉमा, तो ये होगा नॉन डिफाइनिंग। नॉन डिफाइनिंग में क्या होगा? नॉन डिफाइनिंग में आप कॉमा यूज कर रहे हो, इसका मतलब है जो सिस्टर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप बता रहे हो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अगर आप नहीं भी दोगे ये इंफॉर्मेशन तो भी कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे माई सिस्टर हु वॉन द प्राइज इज वेरी हैप्पी, यहाँ पे क्या है कि आप इसका आइडेंटिटी नहीं बता रहे हो, आप इसके डिस्क्रिप्शन बता रहे हो कि जिसने प्राइज जीता है। वहां पे डिफाइनिंग में आप क्या कर रहे हो? इसकी आइडेंटिटी बता रहे हो। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप इसकी डिस्क्रिप्शन बता रहे हो। तो जहां पे डिस्क्रिप्शन बताओगे वहां पे आपका कॉमा होगा, उसे हम लोग नॉन डिफाइनिंग बोलेंगे। ठीक है, माई सिस्टर हु वॉन द प्राइज इज वेरी हैप्पी। ठीक है, अब यहाँ पे द गर्ल हु वॉन द प्राइज इज माई सिस्टर। तो आपको एक बात आपको समझ में आया होगा कि डिफाइनिंग में क्या होगा? कॉमास नहीं होगा। नॉन डिफाइनिंग में क्या? नॉन डिफाइनिंग में क्या होगा? नॉन डिफाइनिंग में कॉमा होगा। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो नॉन डिफाइनिंग है ना, डिफाइनिंग में
नॉन डिफाइनिंग और डिफाइनिंग में एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे एक एग्जांपल से आप समझ लो कि जैसे द ताजमहल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जो ताजमहल है ये इसके बारे में अगर मैं कोई सेंटेंस लिख रहा हूँ तो ये जो ताजमहल है वो यूनिक है। तो ये द ताजमहल जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ तो आप समझिएगा थोड़ा डिटेल्स में। डिफाइनिंग और डिफाइनिंग का हम एक सेंटेंस आपके सामने आपको हम समझा देते हैं, तो आपको ये बात थोड़ा अच्छे से डिटेल्स में समझ में आ जाएगा कि जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं नॉन डिफाइनिंग के बारे में। एक सेकेंड। जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, माई ब्रदर who lives in who lives in दिल्ली इज अ डॉक्टर। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे who lives in दिल्ली क्या है, who lives in दिल्ली क्या है, नॉन डिफाइनिंग है, नॉन डिफाइनिंग है। इसका क्या बता रहा है, माई ब्रदर का क्या कर रहा है, ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है, क्या कर रहा है, डिस्क्रिप्शन दे रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ आया होगा। आगे चलते हैं। एडवर्ब क्लाउज, व्हाट इज एडवर्ब क्लाउज। एडवर्ब क्लाउज क्या है, ये क्या करता है, वर्ब और एडजेक्टिव का मॉडिफिकेशन करता है या उसकी विशेषता बताता है। ठीक है, जैसे आई लेफ्ट बिकॉज इट वाज लेट, ये क्या है, ये क्या है, एडवर्ब क्लाउज है। आप जब भी देखेंगे अगर कोई चीज किसी का रीजन दे रहा होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्ब क्लॉज बोलेंगे। अगर कोई कंडीशन बता रहा होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्ब क्लॉज बोलेंगे। अगर कोई कंट्रास्टिंग वाली बात होगा, ऑल्दो इट वाज टायर्ड ही फिनिश द, तो हम क्या बोलेंगे, ये एडवर्ब क्लॉज होगा। उम्मीद करते हैं आपको एडवर्ब क्लॉज समझ आया होगा। आगे चलते हैं। हमने बताया था कि आपको टाइप्स ऑफ फ्रेजेस में हमने 9 टाइप की फ्रेज पढ़ाऊंगा। जो आपको फ्रेज में बताया था मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँ, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, जरंड फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज, एपोजिटिव। ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल्स में हमसे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेस पे कौन कौन से सेंटेंस होते हैं। देयर आर मो देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 4 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं सिंपल, एक तो होते हैं कंपाउंड, एक तो होते हैं कॉम्प्लेक्स, एक तो होते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल सेंटेंस किसे बोलेंगे, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा। जैसे सी सिंग्स ब्यूटीफुली, ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लाउज है। जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। आगे चलते हैं। कंपाउंड सेंटेंस किसे बोलेंगे, जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा। दो बात समझना है, में 2 इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा और जुटेगा कोऑर्डिनेट कंजक्शन से। किससे जुड़ेगा, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से। आपके दिमाग में यह बात चलेगा कि भैया कोऑर्डिनेट कंजक्शन है क्या। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन को हम एक निमोनिक से याद कर सकते हैं, फैन बॉयज से। फैन बॉयज से ये आपका मतलब फोर एंड, नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से एट, एस से सो, और एक सेमी कॉलन। अगर सेमी कॉलन और फैन वॉइस रहेगा तो आप समझिएगा कोऑर्डिनेट कंजक्शन। अगर 2 इंडिपेंडेंट क्लाउज को, जैसे ये देखिए सेंटेंस में, आई वांट टू गो फॉर अ वॉक, इट स्टार्ट रेनिंग, किससे जुड़ा हुआ है, बट से जुड़ा हुआ, तो हम इसे क्या बोलेंगे, कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। ही स्टडीड हार्ड, ही पास द एग्जाम, और किससे जुड़ा हुआ, सेमी कॉलन से जुड़ा हुआ है। 2 इंडिपेंडेंट क्लाउज किससे जुड़ा हुआ है, सेमी कॉलन, तो हम इसे क्या बोलेंगे, कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। आगे चलते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे बोलेंगे, एक तो इंडिपेंडेंट क्लाउज रहेगा और एक डिपेंडेंट क्लाउज रहेगा। ठीक है, अगर एक इंडिपेंडेंट क्लाउज और एक डिपेंडेंट क्लाउज सबोर्डिनेट क्लाउज के साथ जुड़ा हुआ रहे तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे। और आपके दिमाग में ये वो सबोर्डिनेट क्लाउज क्या है, तो सबोर्डिनेट क्लाउज वो है, जैसे एग्जांपल ऑल्दो, बिकॉज, इफ, व्हेन, इटीसी, व्हाट। मतलब जो कोऑर्डिनेट में नहीं है वो सब क्या है, सब क्लाउज, सब कंजक्शन क्या है, सबॉर्डिनेट कंजक्शन है।
एग्जाम्पल देखिए, ऑल्दो इट वाज रेनिंग, जबकि वर्षा हो रही थी, ही वेंट आउट। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, और ये क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। क्या मतलब, ये डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं इसे, और ही भी वेंट आउट, ये क्या है, मेन क्लाउज है। तो आपको एक याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा और एक डिपेंडेंट क्लाउज होगा। जो डिपेंडेंट क्लाउज होगा किससे जुड़ा रहेगा, सबऑर्डिनेट क्लाउज से जुड़ा रहेगा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा रहेगा। आगे चलते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा कि दो इंडिपेंडेंट क्लाउज रहेंगे और एक इंडिपेंडेंट क्लाउज रहेगा, दो इंडिपेंडेंट क्लाउज रहेंगे और एक डिपेंडेंट क्लाउज रहेगा। ठीक है, तो दो इंडिपेंडेंट क्लाउज, एक डिपेंडेंट, यहाँ पे देख रहे हैं ये डिपेंडेंट क्लाउज है और दो इंडिपेंडेंट क्लाउज है। इस टाइप के सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट समझिए। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को हम समझेंगे। इसमें क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लाउज रहेगा। कंपाउंड, कंपाउंड में क्या रहेगा, कंपाउंड में हमने बताया कि ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा रहेगा और दो इंडिपेंडेंट क्लाउज कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा रहेगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक डिपेंडेंट रहेगा एक इंडिपेंडेंट रहेगा, और किसके साथ जुड़ा रहेगा, सबऑर्डिनेट क्लाउज के साथ जुड़ा रहेगा। और कंपाउंड क्लाउज में क्या है कि दो इंडिपेंडेंट क्लाउज रहेंगे और एक डिपेंडेंट क्लाउज रहेंगे। जो जो डिपेंडेंट क्लाउज रहेंगे वो किससे जुड़े रहेंगे, सबऑर्डिनेट क्लाउज से जुड़े रहेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि फंक्शन के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस है ना वो 5 प्रकार के हैं। पहले से हम लोग बोलते हैं डिक्लरेटिव। डिक्लरेटिव को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको हम असर्टिव असर्टिव सेंटेंस बोल सकते हैं, डिक्लरेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं, या इसे हम असर्टिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम एज फैक्ट्स, ओपिनियंस, जिसमें हम फैक्ट, ओपिनियंस, मैसेज कन्वे करने की बात बोलते हैं या कोई स्टेटमेंट की बात बोलते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, डिक्लरेटिव या असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। ये 4 प्रकार का होता है, अफर्मेटिव डिक्लरेटिव, नेगेटिव डिक्लरेटिव, अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव, अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव। जैसे एग्जाम्पल को छोड़ दीजिए, जैसे मैं सूरज पूर्व में उगता है, तो ये क्या है, अफर्मेटिव है, मतलब ये पॉजिटिव बात है। अगर इसी को बोले सूरज पूरब में नहीं उगता, तो कैसा है, नेगेटिव में है। ठीक है, अगर हम इसे अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव में ऐसे बोल सकते हैं, क्या सूरज पूरब में उगता है। ठीक है, फिर इसी को हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव में ऐसे बोल सकते हैं, क्या सूरज पूरब में नहीं उगता है। उम्मीद करते हैं आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस समझ आया होगा। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। क्या है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम ये देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछने की बात बोलते हैं। तो ये 2 प्रकार का होता है, या तो उसका आंसर यस और नो में आ सकता है, या तो उसका आंसर डिटेल्स में आता है। जिसका यस और नो में आता है वो शॉर्ट आंसर। जैसे मैंने आपसे पूछा, क्या आप कहीं गए हैं, तो आप बोल सकते हैं हाँ या नहीं। ठीक है, क्या आपने ये काम किया है, या जैसे आपसे पूछा जाए, क्या आपने घर का दरवाजा बंद किया है, तो आप बोलेंगे हाँ या तो नहीं। तो एक तो आंसर ऐसा हो सकता है हाँ या ना में आए। एक तो ऐसा हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि बच्चा आपका क्यों रो रहा है, तो आप क्या बताएंगे, डिटेल्स में बताएंगे। तो आप एक बात समझना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या तो यस और नो में भी आ सकता है, और दूसरा क्या, डिटेल्स आंसर भी आ सकता है। आगे चलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का हम देखते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कैन बी यूज टू एक्सरसाइज ऑथोरिटी और टू मेक पोलाइट सजेशन, रिक्वेस्ट। इंपरेटिव सेंटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू, अब देखते हैं, सजेशन, एडवाइस और वार्निंग। काइंडली स्विच ऑफ द फैंस व्हेन नॉट इन यूज। अगर आपको कोई सजेशन दे रहा है तो आप बताना कि ये कैसा सेंटेंस है, ये सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस। अगर कोई आपको एडवाइस दे रहा है, यू मस्ट ऐड टू स्पूनफुल्स ऑफ शुगर टू इट, तो ये क्या है, एडवाइस दे रहा है, तो आप बताना ये सेंटेंस क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। अगर आपको कोई वार्निंग दे रहा है, यू हैव एक्सीडेड, जब आप जियो देखते हो या एयरटेल के चलाते हो तो आपको वार्निंग का मैसेज आता है ना कि आपका डाटा का ज्यादा यूज हो गया, तो जब वार्निंग है तो हम क्या बोल लेंगे, ये कैसा सेंटेंस है, ये है इंपरेटिव सेंटेंस। रिक्वेस्ट पे, प्लीज आस्क बिजोई टू स्टॉप ईटिंग स्वीट्स। अगर कोई आपको रिक्वेस्ट कर रहा है तो आप उसे क्या बोलोगे, इंपरेटिव सेंटेंस। काइंडली रिमूव योर फुटवेयर बिफोर एंटरिंग द प्रेमाइसेस, ये आपको रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब रिक्वेस्ट की बात हो तो आप उसे क्या बोलेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। कमांड और इंस्ट्रक्शन की भी बात हो तो आप उसे क्या बोलेंगे, इंस्ट्रक्शन, क्या बोलेंगे,
इम्परेटिव सेंटेंस, जैसे आप कोई फॉर्म वॉर्म भरते हैं तो आपको बोलता है कि इस बॉक्स में अपना फोटो को पेस्ट कर दीजिए, तो क्या है, ये इंस्ट्रक्शन है। अगर कोई आपको इनविटेशन भी दे रहा है तो ये क्या है, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। अगर कहीं परमिशन और मना भी किया जा रहा है तो आप उसे क्या बोलेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे डोंट टेक फोटोग्राफ, जब कहीं जाते हैं मंदिर वंदिर में तो कहीं देखा जब लिखा रहता है कि वहाँ पे आप फोटो लेना मना है, तो ये इस टाइप का प्रोविजन भी जो है, मना करना वाली बात भी जो इम्परेटिव सेंटेंस में आता है। आगे चलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या एक्सप्रेस करता है भैया, ये विश एक्सप्रेस करता है, प्रेयर करता है, ब्लेस देता है आपको, ठीक है, कर्स देता है आपको। तो इन सब चीजों को जहाँ पे भी हो जाए तो आप समझेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे गॉड ब्लेस यू, देखते हैं जब हम जर्नी करते हैं तो बोलते हैं विश यू हैप्पी जर्नी। जब आप आशीर्वाद लेते हैं तो may you live लिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की जो सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हम देखते हैं, एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस सडन रश ऑफ इमोशन। सडन रश ऑफ इमोशन, ये अचानक आने वाली बात है, जैसे खुशी की। सो वाह मदर बॉट मी अ न्यू पेयर, जब आपकी मम्मी जूता आपको ला के दे रही है तो आप अचानक खुश हो जाओगे देखते के साथ। अगर किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है तो आप दुख में होते हो, सॉरो। शॉक, जैसे आप किसी पेन को देख रहे हो, उसकी कॉस्ट $50 है तो आप शॉक हो गए। सरप्राइज, किसी का नाम देख के आप सरप्राइज हो गए, ठीक है। अगर कोई आपसे गंदे तरीके से बात किया तो आप उसे डिसलाइक करोगे। आप कहीं गए, होटल में गए, वो गंदा है तो आप क्या करें, घृणा करोगे। तो इन सभी जब भी चीजें अचानक कोई चीज हो जो आए, खुशी, शॉक, सरप्राइज, डिसलाइक, डिस्गस्ट, तो आप इसे क्या बोलोगे, आप इस टाइप के सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलोगे। उम्मीद करते हैं आपको सेंटेंस समझ आया होगा। अगर आपको सेंटेंस में कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी